Good afternoon, all my dearest children. How are you बेटा? वेट कर रहे हो क्लास का या बोर हो रहे हो कि यार क्लास आ गई केमिस्ट्री की? मैं नहीं मान सकती कि मेरी क्लास से कोई बोर होगा, और अगर है तो ये वाला मेंटलिटी ख़त्म कर दो कि क्लास से बोर होना है, तो खुद ही अच्छा लगने लगेगा क्लास में। आपको हर दिन इतनी नई नई चीज़ें मिलती हैं बेटा कि आपको यकीनन अच्छा भी लगेगा, एंड यू आर वेरी लकी, you are blessed to have very new topics and new things which we are dealing like whenever we have the new lecture. Okay, तो पिछली क्लास में वहाँ से ज़रा से स्टार्ट करेंगे। अपने रदरफोर्ड मॉडल करा था, अगर आपको याद हो। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम में उसने ये बताया था, पहले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया था उसने, जिसके अंदर गोल्ड फॉयल को अल्फ़ा रेस से मतलब हाई एनर्जी वाली से जब स्ट्राइक करा था, तो व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन कि ऑल लाइक मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल मूव विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी एटम पूरा खाली है। वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड, यानी वो न्यूक्लियस बहुत छोटी जगह में है जिससे वो टकरा कर डिफ्लेक्ट हुई। 1 in 20,000 बाउंस बैक, यानी वो बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकराई होंगी, तो वहाँ से वो वापस आ गई। ये सब अपन ने पढ़ लिया था। फिर उसने अपना मॉडल दे दिया था, तो मॉडल में उसने ये कहा था कि न्यूक्लियस सेंटर में होती है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास सराउंड करते रहते हैं। फिर उसने ये कहा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज वी नो न्यूक्लियस पॉजिटिव है प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये सब कुछ उसने मतलब बताया था। अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रदरफोर्ड इतना पढ़ा अपन ने, पूरा एक लेक्चर फिर पढ़ा, उसके बाद अब अपन उसकी बुराइयाँ करने लगे। तो ऐसा है क्योंकि हर नई चीज़ आएगी तो आपको कुछ ना कुछ पुराना जो होएगा उसमें कुछ प्रॉब्लम होएगी, जब भी जाके नया आएगा। मतलब पुराना गलत नहीं होएगा, पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अपन को करना होएगा। जैसे अगर मान के चलो मैं कोई पेपर देती हूँ 2 साल पहले अपनी क्लासेस में, डीएससी क्लासेस में मैंने कोई पेपर दिया सपोज स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, तो ये मेरा रिकॉर्ड है बेटा कि मैं किसी भी साल पेपर को रिपीट नहीं करती। हर साल मेरे अलमीरा में अगर आप देखो तो 2005-6 के पेपर भी मिल जाएंगे। हर साल पेपर अलग बनता है क्लासेस में, क्योंकि मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एनीथिंग न्यू इज रिक्वायर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर हैविंग दिस दैट ऑलवेज वॉट एवर द ड्रॉबैक वी हैव टू टेक केयर। और फिर नया साइंटिस्ट आता है उसको सॉल्व करता है। तो आज की जो क्लास होगी उसमें आप डेट तो डाली नहीं होगी आपने। अब आप प्लीज़ लिखें, साइड हेडिंग लिखें या बीच में लिख लें, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। प्लीज़ राइट डाउन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये हमारा आज की क्लास का हमारा वो है कि हम ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं किसके, रदरफोर्ड मॉडल के हम ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं आज। नाउ रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक हैं उनमें पहले मैं एक चीज़ मतलब मैं थोड़ा लेके चल रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है और बड़ा अच्छा है। वो ऐसा नहीं है ड्रॉबैक के मतलब फालतू का है, वो पता होगा जब भी आगे समझ में आएगा। तुम्हें सोलार सिस्टम पता है, उस दिन भी मैंने बताया था कि रदरफोर्ड के लिए सोलार सिस्टम दिमाग में रखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सोलार सिस्टम में सन बीच में होती है कि नहीं, और आसपास प्लैनेट्स उसके आसपास घूमते रहते हैं। तो एक इमेजिनेशन दिया गया है कि रदरफोर्ड मॉडल इज ऑल्सो लाइक द सोलार सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियस सन का काम कर रही है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आसपास घूम रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई? अभी कोई नई चीज़ नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, अभी इतनी बात लिखेंगे बस, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा पढ़ाऊंगी, लिखते जाएंगे तो अपन को समझ में भी आ जाएगा और साथ में अपन का हो भी जाएगा। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल अपन एक काम करते हैं, अपन उसको पॉइंट्स में लिख रहे हैं। अभी ड्रॉबैक नहीं है तो एक पहला जस्ट पॉइंट लिख रही हूँ मैं फर्स्ट। लिखो मेरे साथ, रदरफोर्ड मॉडल को आप आरएम भी कह सकते हो अपनी कॉपी में, एग्जाम में नहीं, क्योंकि अपन शॉर्ट में करके जल्दी कर लेंगे। रदरफोर्ड मॉडल इज लाइक a solar system. Rutherford model is like a solar system. सोलार सिस्टम पे आप अंडरलाइन कर लें। तो रदरफोर्ड मॉडल इज लाइक अ सोलार सिस्टम विद न्यूक्लियस, अगेन यू कैन अंडरलाइन न्यूक्लियस, प्लेइंग, काय का वो प्ले कर रही है, विद न्यूक्लियस प्लेइंग रोल ऑफ मासिव सन, प्लेइंग रोल ऑफ मासिव, यानी जिसका मास होता है, सन का बहुत बड़ा मास होता है, तो ऐसे ही इसका प्लेइंग रोल ऑफ मासिव सन, इलेक्ट्रॉन एंड
दी इलेक्ट्रॉन्स, ES कर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लाइक प्लैनेट्स, एंड दी इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लैनेट्स. तो प्लीज कंटिन्यू राइटिंग एंड फिनिश इट फास्ट. द फर्स्ट पॉइंट दैट रदरफोर्ड मॉडल इज लाइक अ सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम की तरह है ये, विद न्यूक्लियस प्लेइंग अ रोल ऑफ मासिव सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लैनेट्स. ये पहला वाला पॉइंट हो गया. अब हम जरा सा समझेंगे इसके अंदर एक चीज. अब फिर पेन रख देंगे अपन, एक एक पॉइंट समझते जाओगे, बहुत मजा आता है पढ़ने में ऐसे. सेकंड लिख लिया, ये एक आधा मिनट दूं और. रदरफोर्ड मॉडल इज लाइक अ सोलार सिस्टम विद न्यूक्लियस प्लेइंग अ रोल ऑफ मासिव सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लैनेट्स. मैंने भी लिखा है तो मेरी स्पीड तुम्हारी स्पीड बराबर हो जाएगी. फुल स्टॉप, पुट योर पेन. नाउ कहीं भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो रदरफोर्ड ने थर्ड मतलब पोस्टुलेट में बोला था, अगर तुमने देखा कि थर्ड पोस्टुलेट में उसने ये बोला कि देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. ये उसने बोला है, मैंने नहीं बोला, उसने बोला है. करेक्ट. अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं इस बात के अकॉर्डिंग, तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस पॉजिटिव है. तो अपन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ले लें तो Q1 जैसे अपन एक को दे दें और Q2 एक को दे दें. Q यानी चार्ज होता है, पढ़ा है आपने फिजिक्स में भी 10th में. तो Q1 एंड Q2 अगर चार्जेस हो गई, दोनों चार्जेस के जैसे एक चार्ज ये है मेरा हाथ और एक हाथ मेरा ये चार्ज है, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसे अपन R कहेंगे. तो Q1 एंड Q2 आर दी चार्जेस, है ना, एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. तो आपने सुना होगा एक तरह की फोर्स जिन्हें कहते हैं अपन कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कूलम, साइंटिस्ट से कूलम था, कूलम्स लॉ भी था. कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स और सन के बीच में क्या फोर्स चल रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हो या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. और फिर किसी भी चीज को अगर प्रोपोर्शनलिटी मतलब प्रोपोर्शनल है ये, तो हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट लगा दिया जिसका नाम था K. तो ये अपन का सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन मॉडल के अंदर किसी चीज से अट्रैक्ट होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड बाय व्हाट, अगेन बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड द डिस्टेंस. तो अब अपन ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं. सेकेंड पॉइंट मेरे साथ सारे बच्चे लिखेंगे, कूलम्बिक फोर्स ऐसे करके लिखेंगे. सेकंड पॉइंट कूलम्बिक, एक साइंटिस्ट कूलम था बेटा, उसने दिया था, इसलिए कूलम्बिक फोर्स बड़ी बात नहीं है. एक काम करो, अपनी कॉपी में एक तरफ कॉर्नर पे जल्दी से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिख लो, याद रहेगा. कूलम्बिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो कूलम्बिक फोर्स ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ, उसका मतलब रिलेशन जो है K Q1 Q2 अपॉन R². ऐसे कर दो. ये कूलम्बिक फोर्स अभी समझा दिया मैंने. Q1 जैसे सपोज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई कुछ भी, Q2 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस या कोई से भी ले लो चार्ज, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो हो गया कूलम्बिक फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R², कॉमा लगा के Q1 एंड Q2 आर दी चार्जेस. Q1 और Q2 बेटा क्या है, चार्जेस हैं. चार्जेस पे अंडरलाइन कर दें आप. तो Q1 एंड Q2 आर दी चार्जेस, R is the distance between the charges, R equal to distance between the charges. ठीक है, तो R क्या हो गया हमारा, R हमारा डिस्टेंस हो गया. Q1 और Q2 हमारी चार्जेस हैं और R उन दोनों चार्जेस के बीच का क्या है, डिस्टेंस है. तो Q1 and Q2 are the charges and R is the distance between the charges. And what about K my dear? K is the proportionality constant. कोई भी चीज को अगर हम मतलब रिलेट करते हैं तो रिलेट करके हटा के जब इक्वल लगाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज व्हाट, K. तो प्लीज फिनिश द लाइन फास्ट. आर द चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अब ये क्यों बढ़ाने लगी मैं, मतलब ये क्यों बता रही हूँ मैं, सिर्फ तुम्हें ये रिजेंबलिंग कर रही हूँ, इस चीज को रिजेंबल कर रही हूँ अपना सन और सोलार सिस्टम से. क्योंकि सोलार सिस्टम में भी बेटा कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स. अपन काय से खिंचे हुए हैं, पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स से खिंचे हुए हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें होती है,
m1 और m2 मास ऑफ द सन और मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसे अपन g कहते हैं, कैपिटल G, जो कि क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब आई एम व्हाट आई वांट टू गिव यू द रिजेम्बलेंस बिटवीन द सोलार सिस्टम एंड योर एटॉमिक सिस्टम, जो तुम्हारा एटम है और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में। तो क्या कहा था अपन ने, कूलम्बिक फोर्स, जिसको एक और नाम क्या दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि क्या होती है K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, Q1 and Q2 are the charges, R is the distance between the charges and K is the proportionality constant। इसी में हम लिखेंगे it is similar, चाहो तो यही लिख लो या न्यू पैरा से लिख लो, it is similar to gravitational force, it is similar to gravitational force। अंडरलाइन कर लो ग्रेविटेशनल फोर्स को बेटा, इट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसको भी अपन लिखना है ब्रैकेट में, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इट इज रेजेंबलेंस, इट इज सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स G mv है, वहां लिख लो अपन m1 एंड m2 आर दी मासेस, m1 एंड m2 आर दी masses, r distance पता ही है, and what about g my dear, g is the gravitational constant, तो g will be equal to gravitational constant, gravitational constant है, कौन है ये है हमारा g, तो g will be equal to gravitational constant। तो ये चीज बताई गई है सेकंड पॉइंट में कि जो सोलार सिस्टम में जो कोलम्बिक फोर्सेस हैं वो सोलार सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटॉमिक सिस्टम में जो कोलम्बिक फोर्स है उस जैसी बताया जा रहा है। तो ये अपना, ये सब अभी मैं ड्रॉबैक पे कहीं नहीं आई हूँ, ड्रॉबैक या कोई चीज पढ़ने से पहले बेस उस चीज का जब पता होता है, जब जाके ड्रॉबैक या कोई भी मतलब टॉपिक समझ में आता है, तो अपन उस बेस को लिए चल रहे हैं अभी। तो आई होप कि यहाँ तक आपने कर लिया होगा और आपने लिख लिया होगा। तो अब आप प्लीज जल्दी से कर लें इसको और पेन को रख दें। अब मैं आ रही हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, अब जरा सा पेन रख के और दिमाग को फिर चलाना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताना चाह रही हूँ बेटा आपको, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब प्लेनेट मूव करते हैं सन के आसपास, कोई दुनिया ऐसे चल रही है, तो वो एक डेफिनेट ऑर्बिट तुमने पढ़ा है क्लास 9 से पढ़ लो, 10 से पढ़ लो कि एक ऑर्बिट होती है जिसके ऊपर चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वो ये कह रहा है कि जब प्लेनेट, मतलब सोलार सिस्टम की बात चल रही है, जब प्लेनेट मूव करते हैं कहाँ, सन के आसपास सोलार सिस्टम में, तो वो एक डेफिनेट पाथ फॉलो करते हैं या डेफिनेट ऑर्बिट में वो मूव करते हैं। ठीक है, अब वही बात रदरफोर्ड ने बोली है, तो अब अपन चलो रदरफोर्ड की बात को लेकर चलें कि भाई इलेक्ट्रॉन, ये सन है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूम रहे हैं, हम वहां भी अपन मान लें कि भाई डेफिनेट ऑर्बिट में है, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है जो कि यहाँ नहीं थी। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था न्यूटन लॉ का और वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। वहां प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, प्लेनेट इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल। समझ आई, ड्रॉबैक दिमाग में चलाओ। अब यहां शुरू हो रही है बात समझने की कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ये सब पता है आपको। भाई आपने तो पहले दिन जो लेक्चर पढ़ाया था मैंने डेल्टन के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, उसी में तुमने पढ़ा था कैथोड रे, पढ़ा था कि नहीं? और तुमने देखा था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एनोड की तरफ भाग रही थी, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे एनोड की तरफ क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज थे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये चीज़ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी तुम्हें पता है, और जो बच्चे 10th में उमर सर से पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि कितना बढ़िया उन्होंने तुम लोगों को फिजिक्स लेके चले थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब होता है, चार्ज है उसमें, तो वो एक्सेलरेशन करता है। चार्ज पार्टिकल अंडरगो एक्सेलरेशन। अब आप कहोगे नहीं मैडम, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं है, शो होएगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है ना, सीधे थोड़ी यहाँ खड़ा हुआ है, वो घूम रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है। तो अगर स्पीड अपन मान लें कांस्टेंट भी है, जब भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करे जा रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो रेडिएशन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे?
कोई भी चीज़ एक्सेलरेट हो रही है तो रेडिएशन निकलते हैं या नहीं? अपने मोबाइल में से रेडिएशन निकलते हैं कि नहीं निकलते? अपने लैपटॉप पे से रेडिएशन निकलते हैं कि नहीं निकलते? क्योंकि चल रहा है चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो रेडिएशन निकलेंगे, मतलब रेडिएशन का मतलब क्या, एनर्जी निकल रही है। तो हो सकता है कि वो ऑर्बिट अपनी एनर्जी देते देते, क्योंकि ऑर्बिट एक एनर्जी वाली चीज़ है, श्रिंक हो जाएगी। इसका जवाब कुछ नहीं था रदरफोर्ड के पास बेटा। रदरफोर्ड मतलब बता नहीं पाया। साइंटिस्ट ने उसने पूछा कि भाई ये क्या है, तुम्हारी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन नहीं कर रही? तो तुम्हारी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन कर रही है तो वो तो एनर्जी रिलीज कर रही है, रेडिएशन एमिट करे जा रही है, तो फिर ऑर्बिट तो खत्म ही हो गई। और वहां पर न्यूटन लॉ अगर लगा दोगे तुम तो वहां पर भी बड़ी परेशानी आएगी कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रही है, चार्ज पार्टिकल एनर्जी एमिट कर रही है और न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में गिर जाए। सही ना भाई? एनर्जी से मैं एग्जाम्पल बताऊँ बढ़िया, जैसे मैं यहाँ खड़ी हो गई, अब तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ, अब मैं गोल गोल नाचने लगी, गोल 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 गोल, कब तक? पूरी फॉर एवर, पूरी लाइफ लॉन्ग के मैं गोल गोल नाच सकती हूँ? यकीनन नहीं, नहीं, क्योंकि मैं जब गोल 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 क्लासिकल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जाए जाऊंगी जाऊंगी मेरी एनर्जी कम होती जाएगी और आखिर में जाके मैं गिर जाऊंगी। ये क्वेश्चन डाला गया था, रदरफोर्ड से पूछा गया था कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, वो घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, एक्सेलरेशन करे जा रहा है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर भी तो गिर सकता है। नो आंसर गिवन बाय कौन? रदरफोर्ड। ये सब है उसके ड्रॉबैक, जो कि सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, घबराओ नहीं। अभी एक पॉइंट लिखवाऊंगी, फिर से उसको समझा दूंगी। इतनी बात समझ आई तो बहुत अच्छी बात। अब सुनो ध्यान से, मेरे साथ अब चलोगे, अपन मिटा देते हैं, ऊपर ऊपर लिख लेते हैं ताकि दिखे सबको अच्छी तरह। सो थर्ड पॉइंट में जो लिखवाऊंगी वो आपको पहले बता रही हूँ, लिखो नहीं अभी। अपन ये कह रहे हैं कि प्लैनेट्स जो होते हैं डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड द सन। यकीनन प्लैनेट्स जो हैं वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में सर्कुलेट कर रहे हैं अराउंड द सन। तो अब अपन लिख रहे हैं यहां पर प्लैनेट्स, स्टार्ट टुगेदर, प्लैनेट्स, थर्ड पॉइंट ऑल ऑफ यू, प्लैनेट्स describe well defined orbits around the sun. Describe well defined, अंडरलाइन कर दो, वेल डिफाइंड मतलब मैं अभी बता रही हूँ इसका मतलब एग्जैक्ट और बता रही हूँ अभी, पहले इतना लिख के उसको अंडरलाइन कर दो जल्दी से। प्लैनेट्स डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट को अंडरलाइन कर लो अराउंड द सन। फिर मैं समझा रही हूँ इस पॉइंट को एक दफा और, अराउंड व्हाट? द सन। एक मिनट पेन रुका लेते हैं। मैं वेल डिफाइंड बताऊं, जैसे मेरी गाड़ी यहां से इंदौर जा रही है तो रोड जो है एक वेल डिफाइंड पाथ है जहां पर मेरी गाड़ी चल पा रही है, ये मेरा मतलब है वेल डिफाइंड। तो प्लैनेट जब सन के आसपास जाते हैं तो नेचुरली गॉड गिफ्टेड वो वेल डिफाइंड पाथ में चल रहे होते हैं, पूरे घूम रहे हैं, अपनी दुनिया घूमती जा रही है। अपन सुबह शाम दुनिया घूम रही है और अपन सुबह शाम एंजॉय कर रहे हैं और सब कर रहे हैं एंजॉय, ये बात बता रही हूँ। तो क्या लिखा आपने? प्लैनेट्स डिस्क्राइब वेल डिफाइंड, DEFI है वो, डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड द सन सो द इलेक्ट्रॉन्स शुड मूव। मतलब ये कह रहा है, मतलब उससे कहा जा रहा है, साइंटिस्ट कह रहा है, तुम कह रहा हो कि सोलर सिस्टम की तरह तुम्हारा सिस्टम है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। सो द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, उसी की उस बात को लेके चल रहा है। सो द इलेक्ट्रॉन शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस, शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस। तुम ये कह रहा हो इसीलिए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन शुड मूव, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन भी मूव होना चाहिए। कहां मूव? शुड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। ये बात कहा गया उसे साइंटिस्ट ने, तुम जब ये कह रहे हो कि तुम्हारी सन जो है वो न्यूक्लियस है, तुम्हारा जो प्लैनेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के आसपास वेल डिफाइंड ऑर्बिट में, ऐसे ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स वेल डिफाइंड ऑर्बिट में अगर घूम रहे हैं तो फिर एटम स्टेबल हुआ ना, घूमते जा रहे हैं। जैसे अपनी दुनिया स्टेबल है कि नहीं है भाई? जब दुनिया खत्म होएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तो दुनिया स्टेबल है, सारे प्लैनेट्स उसमें से इंक्लूडिंग अर्थ सब लोग घूम रहे हैं सन के आसपास, तो सब स्टेबिलिटी है। तो ये पूछा जा रहा है उससे कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्लैनेट जैसा सन के आसपास, लेकिन फिर उससे साइंटिस्ट ने क्या पूछा?
तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है कि नॉन चार्जेबल? तो रदरफोर्ड के पास कोई आंसर नहीं था। यकीनन वो कहेगा कि भाई मेरा पार्टिकल तो चार्ज पार्टिकल है। फिर उसने डाला गया क्वेश्चन। यही दुनिया होती है साइंस वाली, साइंटिस्ट अटैक करते हैं एक ऊपर एक, लेकिन इस लेवल पे, मतलब इस लेवल पे। तो कहा कि अगर चार्ज पार्टिकल है तो फिर तो वो एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, तो एनर्जी उसकी इमिट हो रही है रेडिएशन के फॉर्म में। कहाँ एनर्जी इमिट हो गई तो वेल डिफाइंड सर्किल में कहाँ जा रही है? ऑर्बिट तो गायब हो गई, इलेक्ट्रॉन तो गिर गया न्यूक्लियस में। कहाँ है आंसर इन सब बातों के? नहीं है आंसर। अब वो पॉइंट आ रहा है जो समझा चुके हैं 2 दफा, अब फिर से लिख रहे हैं अपन। अब अपन एक काम करते हैं, 4th पॉइंट लिख लेते हैं। मतलब वो बट से शुरू करूंगी मैं, बट 4th में जरा अच्छा लगेगा, आपकी कॉपी में पॉइंट्स में हो जाएगा। बट इफ द बॉडी इज मूविंग, लिखते जाओ जल्दी से, मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ ताकि लिख लो जल्दी से। बट इफ द बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट, it undergo, I am using the other pen, you have to underline it. It undergo what? It undergo acceleration. It undergo acceleration. Please underline it. I have taken the other pen because it is very important. It undergo acceleration even, ब्रैकेट खोल के लिखोगे आप, even if it is moving with constant speed. जैसे अगर कांस्टेंट स्पीड से हो तो एक्सेलरेशन नहीं होएगा, लेकिन जब भी होएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इवन इफ इट इज मूविंग with what? With constant speed. Even if it's moving with constant speed. या आप ब्रैकेट में लिख लो जल्दी से बेटा। Again I will repeat the line from the beginning. But if the body is moving in an orbit, it undergo acceleration, bracket, even if it is moving with what? With constant speed. Why? Because of changing direction. Because of changing direction. जो भी अगर स्लो लिखते हैं, बहुत ही स्लो लिखते हैं, तो वो फिर से रिविजिट कर लेंगे। वैसे भी सब लोग 12th के बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो सारे बच्चों ने कहा कि मैडम हम लोग रिविजिट करते हैं आपकी वीडियो। एक बच्चे ने इतना अच्छा कहा, उसने बोला कि एक क्लास मेरी छूट गई थी, कुछ प्रॉब्लम थी, आई वॉज नॉट वेल दैट टाइम। तो उसने इतना अप्रिशिएट करा सिस्टम को, उसने बोला कि मैडम क्योंकि वीडियोस के सिस्टम से हम देख रहे हैं तो हमने वो रिविजिट कर ली और हमें पूरा बढ़िया लगा। और बहुत सी बच्चों ने ये बोला कि हम लोग अक्सर ये करते हैं कि हम पूरा सुनते हैं, समझते हैं, फिर रिविजिट करते हैं वीडियो को और पूरा लिखते रहते हैं, कुछ मिसिंग होता है और फिर रिवाइज में कभी कभी फिर से देख लेते हैं। तो ये मतलब अगर धीरे भी है तो आपके पास चांस है, ये मेरा सब कहना है। तो बट इफ द बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट इट अंडरगो एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन पे, चेंजिंग डायरेक्शन पे भी अंडरलाइन कर दो। हो गया? यहां तक समझ गए? ये चीज प्लेनेट नहीं कर रहा। प्लेनेट तो एक्सेलरेशन कर रहा है, लेकिन चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन करता है तो क्या करता है बेटा? एनर्जी को रिलीज करता है। चार्ज पार्टिकल एनर्जी रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आ रहा है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लिख दिया मैंने ES करके। इलेक्ट्रॉन्स इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, या इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। ओके माय डियर, इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, चाहो तो अंडरलाइन फिर से कर दो एक्सेलरेशन पे, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अभी आगे पढ़ेंगे अपन ये, लेकिन इसके बारे में जरा सा मैं समझा दूंगी अब आपको भी। अकॉर्डिंग टू, उसको अपन फिर अलग पेन से लिख रहे हैं, मैक्सवेल इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है बेटा, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चार्ज पार्टिकल, यही थ्योरी थी, मैं लिख लो फिर मैं और समझा दूंगी।
चार्ज पार्टिकल्स, ये समझा चुके हैं अपन जब से ये समझा रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स when undergo acceleration emit radiation, लिख ले बेटा जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन अंडरगो एक्सेलरेशन emit रेडिएशन। कौन से रेडिएशन? ब्रैकेट में लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैक्सवेल, उसके आगे अपन क्लासेस में पढ़ेंगे उनके बारे में। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ये कहते थे, कोई भी चार्ज, वही वाली बात जो अपन समझा रहे हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेशन होता है उसका, तो जब वो एक्सेलरेट होती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, वो तेज एक्सेलरेट होती है, तो उसमें से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। यही बात अपन लिख रहे हैं यहाँ कि इलेक्ट्रॉन्स आर अंडरगोइंग एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन अंडरगो एक्सेलरेशन इमिट रेडिएशन। अब मैं फिर ऊपर का मिटाती हूँ, आप लोग ने इतना लिख लिया होगा, चार्ज पार्टिकल व्हेन वो इमिट रेडिएशन लिख लिया ब्रैकेट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहीं पर एक कंटिन्यू कर लो, वहीं पर मैं लिखवा रही हूँ, प्लैनेट्स आर अनचार्ज, ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि वहां पर अपन उससे सोलर सिस्टम से उसको आप कंपेयर कर रहे हो, तो वहीं ब्रैकेट में लिख लो आप, प्लैनेट्स आर अनचार्ज। प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स हमारे जो है वो अनचार्ज हैं, तो उनमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही कि रेडिएशन निकल रही है, उनमें नहीं आ रही। ठीक है, तो प्लैनेट्स के बारे में आपने लिख लिया ब्रैकेट में अनचार्ज। आई होप इट इज क्लियर माय डियर। अब लिखो 6 पॉइंट। सो एन इलेक्ट्रॉन in an orbit, because it is a charged particle, so an electron in an orbit emit radiation, underline emit radiation or electron. So an electron in an orbit emit radiation. अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? आप ये भी कह सकते हो कि यार एनर्जी जो आ रही है वो काय से? इलेक्ट्रॉनिक मोशन से। इलेक्ट्रॉनिक मोशन से नहीं आती। अपन जैसे वॉक कर रहे हैं तेज, जैसे मैं सुबह सुबह तेज वॉक करती हूँ, तो एकदम से पूरी बॉडी लगता है कि एक्सेलरेट हो गई, एनर्जेटिक हो गई, पसीने छूट गए। तो जब भी कोई मोशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, उससे एनर्जी निकलती है, क्योंकि दिमाग में ये आ सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है उसके पास? एनर्जी आ कहाँ से आ रही है? अपन की तो पूरी बॉडी है, भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एनर्जी आ रही है। यहाँ कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक मोशन से। तो अब आप ये लिखेंगे, सो एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इमिट रेडिएशन, एनर्जी कैरीड बाय रेडिएशन, एनर्जी कैरीड बाय रेडिएशन, मतलब रेडिएशन से जो एनर्जी आ रही है, राइट फर्स्ट, एनर्जी कैरीड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, कम्स फ्रॉम, कहां से? जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। So an electron, again I will repeat the line, please write fast. So an electron in an orbit emit radiation, energy carried by radiation come from electronic motion. We can underline electronic motion. Thus the orbit, वही जो बताया था मैंने, shrink हो जाएगी। Thus the orbit will shrink, उसमें से एनर्जी निकलती जा रही है तो shrink हो जाएगी, will shrink। और अगर ऐसा नहीं है, आप कह रहे हो कि नहीं श्रिंक नहीं हो रही, तो फिर आप स्टेबिलिटी बताओ। तो अगर श्रिंक कंटिन्यू टू श्रिंक, थस द ऑर्बिट विल श्रिंक कंटिन्यूअसली करते हैं अपन, क्योंकि एनर्जी तो निकली जा रही है भाई, अपन कह रहे हैं, है ना? मतलब ऐसा हो नहीं रहा है, मैं ये कह रही हूँ ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई कि तुम कह रहे हो कि घूम रहा है, तुम ये भी मान रहे हो कि एक्सेलरेशन हो रहा है, तुम ये भी मान रहे हो कि चार्ज पार्टिकल है, तुम ये भी मानते हो कि चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट करता है। तो अगर रेडिएशन एमिट करे जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन तो घूमते जा रहा है वो तेज। ये तो रदरफोर्ड ने कहा था कि हाई स्पीड से घूम रहा है।
तो पूरे टाइम इलेक्ट्रॉनिक मोशन हो रही है और पूरे टाइम रेडिएशन निकल रहा है, तो ऑर्बिट कहाँ गई? थस द ऑर्बिट विल श्रिंक कंटिन्यूसली, हो जाएगी ना, बट दिस डज नॉट हैपन, करेक्ट। हेंस रदरफोर्ड मॉडल ने स्टेबिलिटी एटम की नहीं बताई, बट वहीं लिख लो, बट दिस कुड नॉट हैपन, कुड नॉट हैपन, ये हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया होती नहीं, अपन जिंदा ही नहीं होते, पूरी बॉडी तो एटम की बनी हुई है, पूरी दुनिया तो एटम की चल रही है, अगर ऐसा हो रहा होता तो अपन होते ही नहीं। सो इसीलिए लिखा अपन ने बट दिस कुड नॉट हैपन। हेंस, ये आखिरी लाइन फिर अपन अंडरलाइन कर लेते हैं लास्ट लाइन को, क्योंकि यही मेन फोकस है अपना। हेंस रदरफोर्ड मॉडल, हेंस रदरफोर्ड मॉडल could not explain the stability of an atom, could not explain the stability of an atom। अब क्या करा जाए, अब क्या करा जाए, समझ आई? चलो जल्दी से कंटिन्यू करो, लाइन को फिनिश करो। ठीक है, चलो सही है। अब एक जो आखिरी बात उसे बताई थी कि अगर हम चलो मान लें कि भाई हम तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट न्यूटन वाला चल रहा है, न्यूटन का हम मान रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम ये रेडिएशन एक्सप्रेशन को नहीं मान रहे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को नहीं मान रहे, हम तो न्यूटन को मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी चीज़ है, स्टेशनरी चीज़ है, मतलब एनर्जी ही निकल रही है उसमें से, हम ये मान रहे हैं। जैसे मतलब साइंटिस्ट ने जब ये कहा तो रदरफोर्ड ने दिमाग चलाया कि लो अब ये वाला क्वेश्चन देके देखूं, शायद ये वाली बात बन जाए कि इलेक्ट्रॉन हमारा स्टेशनरी है। स्टेशनरी जानते हो? स्टेशनरी, स्टेशनरी पेन, मतलब शार्पनर, ये सब नहीं। स्टेशनरी मतलब कांस्टेंट, स्टेशनरी कांस्टेंट स्पीड है उसकी, कांस्टेंट चीज़ है, पत्थर है जैसे स्टेशनरी। अगर ऐसा है तो जब भी स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए रदरफोर्ड साहब, वाई मिस्टर रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका स्टेशनरी है तो न्यूक्लियस क्या कर रही है? भाई स्टेशनरी है लेकिन है तो नेगेटिव, है तो नेगेटिव कि नहीं? तो न्यूक्लियस ऐसी बैठी रहेगी, ऐसी बैठी रहेगी आराम से, बढ़िया उसको एक नेगेटिव चीज दिख रही है तो स्टेशनरी है, घूम नहीं रही है, ये उठाएगी और उसको घसीटेगी और अपने अंदर डाल देगी, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा। मतलब कौन सा मॉडल आ गया? थॉमसन आया कि नहीं? थॉमसन ये तो कह रहे थे भाई, थॉमसन भी ने भी न्यूट्रलिटी तो थॉमसन ने बताई थी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के अंदर गिर गए तो फिर तो वही हो गया कि भाई वाटरमेलन पूरा पार्ट रेड और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए। जरा लाइक तो कर दो यार, कितना समझा रहा है रदरफोर्ड मॉडल, जरा पढ़ना है स्कूल में, जब पढ़ाएंगे तो मैं पता चलेगा तुम्हें, खबर भी नहीं होगी रदरफोर्ड मॉडल चला गया होगा। जरा समझो तो, और 10th में भी पढ़ के या 9th में आए हो कि इस तरह से समझे थे जो बारीकी समझाई जा रही है। जरा लाइक तो करो सब लोग, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, बी एक्टिव, हरी अप माय डियर, बी एक्टिव एंड लाइक द वीडियो फास्ट, अंडरस्टूड और नॉट? शेयर इट विद मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि कोई ऐसे नहीं पढ़ाने वाला बेटा जैसी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, उसकी ए से लेके जेड तक आपको बताया जा रहा है, ताकि आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आप जाके बन जाओगे कौन? किंग ऑफ केमिस्ट्री। आई नो मेनी ऑफ यू विल बी द किंग ऑफ केमिस्ट्री। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आ जाओ भैया रदरफोर्ड, आ जाओ मिस्टर रदरफोर्ड, आप चार्ज पार्टिकल नहीं बता रहे, लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप तो न्यूटन लॉ से समझा दो, नहीं समझा पाए, यानी ये फिर ड्रॉबैक हो गया। अब रदरफोर्ड बेचारा परेशान, उसके परेशानी को दूर किसने करा था? बोहर ने। वो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था 9th में, यहाँ से आके तुम रुक गए थे यहीं पर आके, वो सब अपन अब आगे पढ़ेंगे। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, अपन जल्दी करें। अपन नेक्स्ट पॉइंट पे अपन लिखना है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, लिखते जाओ, मेरे साथ शुरू कर दो लिखना, तुम लोग बैठे क्यों? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, यानी क्लासिकल कॉन्सेप्ट कौन सा था बेटा? मिस्टर न्यूटन जो कहते थे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट लिखते जाओ बेटा, आई वांट टू रब द बोर्ड, थोड़ा अच्छा कर दूं। एंड अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर, इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर एज स्टेशनरी, यहां से लिख देती हूं स्पेलिंग, इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर एज स्टेशनरी। यू नो द मीनिंग ऑफ स्टेशनरी माय डियर? कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन
कैन बी कंसीडर एज स्टेशनरी, लिख लो ब्रैकेट में, यानी कांस्टेंट, स्टेशनरी कांस्टेंट स्पीड, ये भी हो सकता है, एज कांस्टेंट स्पीड कर दो ब्रैकेट में या कांस्टेंट। बट इफ इट इज सो, लेकिन अगर ऐसा होता, अगर ऐसा है, बट इफ इट इज सो, अगर ऐसा भी होता तो जब भी कुछ नहीं था, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, अगर ऐसा होता भी, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, फिर से इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज स्टेशनरी, अगर इलेक्ट्रॉन को हम स्टेशनरी, जैसे न्यूटन साहब ने कहा था कि हर चीज स्टेशनरी है भाई, पूरा दुनिया स्टेशनरी, सन उसको अट्रैक्ट कर रही है, कोलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर हम ऐसा मान रहे हैं, then the electrostatic attraction between the nucleus and the electron would pull the electron, would pull the electron कहां फेंक देगा, towards the nucleus। अरे बाप रे बाप रे, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही आ गया तो गया गया सब कुछ, वो तो थॉमसन वाली दुनिया आ गई, पुरानी वाली, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, तो गलत, गलत नहीं, बात सही है, न्यूक्लियस बोला, इलेक्ट्रॉन बोला, बट समझा नहीं पाए, ड्रॉबैक, वरना अगर समझा देते तो आज आप केमिस्ट्री वहीं पर रुक जाती, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म ही हो चुका होता ना भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ी बढ़ता। अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अपन ने बताया क्या पढ़ा है, स्मॉल ए खत्म करके कैपिटल ए खत्म किया है, बस सोचो जेड तक जाना है, तो मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो बहुत बड़ा है, तो ये तो बस 9 तक की चीज थी, ये ड्रॉबैक था, इसलिए आगे बढ़े, समझ आ गई बात। तो ये आपका, जल्दी से फिनिश करें अपना पॉइंट फटाफट वाला, फिनिश द लाइन फास्ट माय डियर, ठीक है। एक और अपन दे देते हैं, उसमें वो कोई खास नहीं है, लेकिन वो मतलब बोलते हैं लोग कि चलो ये सब के बावजूद भी एक चीज और प्रॉब्लम है कि उसने कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हैं, ऑर्बिट में किस तरह से रहते हैं, क्या क्या खाली ऑर्बिट ही होती है। अभी तुम हैरत करोगे भी, मैं एक बात बोलूंगी, लेकिन तुम खत्म होने लगेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तुम कहोगे हाँ मैडम सब समझ में आ रहा है, आप तो जो कह रही थी एक एक बात डायमंड की थी, बताओ क्या बोल रही हूँ, तुम अभी तक समझ रहे हो कि खाली ऑर्बिट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑर्बिट हैं, उनमें सब ऑर्बिट्स हैं, उनमें ऑर्बिटल्स हैं, बड़ी 3D स्ट्रक्चर है ये एटम जो है अपना दुनिया जैसा, तो ये तो कुछ भी नहीं बता पाए रदरफोर्ड साहब, तो ये भी एक उनका ड्रॉबैक था। तो लास्ट ड्रॉबैक करके अपन लिख लेते हैं, जैसे बुक में एक लाइन करके दिया है, इसलिए मैंने सोचा दे दूं ये भी, तो लास्ट लिखो अपन, नथिंग वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड मॉडल, ऐसे लिख लें, नथिंग वॉज गिवन, जो भी पॉइंट आपका है, नथिंग वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड मॉडल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कह दो या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन्होंने, तो वो लिख देते हैं अपन, नथिंग वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक, अंडरलाइन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मतलब डिटेल नहीं बता पाया वो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, मतलब वो डिटेल नहीं बता पाया कि किस तरह से वो अरेंज है, अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नथिंग वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, बुराई नहीं कर सकते, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं रदरफोर्ड साहब ने, बेटा बुराई करने नहीं बैठ जाना। कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, अरे रदरफोर्ड ने क्या करा, आप कर लीजिए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आप बता दिए कि एटम पूरा खाली पड़ा है, ये सब बताया रदरफोर्ड ने कि एटम पूरा खाली पड़ा है, बिल्कुल सही बताया, 10⁻⁻10 मीटर उसका रेडियस है, न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 है, छोटी सी जगह में न्यूक्लियस होती है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताया, न्यूक्लियस बताया, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सही बताया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बट रीजन नहीं बता पाए, सिर्फ रीजन नहीं। जैसे आप, जैसे मैं जज कर लूँ, जैसे यही सबसे बड़ा सिस्टम है एजुकेशन की भी खराबी जो होती है, सपोज 5 बच्चा बैठा है, एक बच्चा बहुत ही हाई लेवल का IIT एडवांस का क्वेश्चन बता रहा है, टीचर जज करेगा कि वो सबसे इंटेलिजेंट है, लेकिन जो बच्चा बेचारा
लिख रहा है कि हाँ भाई रदरफोर्ड के ड्रॉबैक 2 हैं, उसको वो बेवकूफ़ समझेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझूंगी, कभी नहीं समझती मैं। वो बच्चा भी बहुत अच्छा है, उसने इतना तो लिखा भाई, और ये बच्चा भी ज़्यादा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, समझ आ गई, बस वही वाली बात चल रही है। चलो बेटा जल्दी ज़रा फटाफट करके कर लेना ज़रा। अब ज़रा सुनो मेरी बात, इस क्लास में और अगली क्लास में अपन को एक काम करना है, क्योंकि ये रदरफोर्ड मॉडल ख़त्म हो गए हैं, अब अपन बोहर मॉडल से कुछ डेवलपमेंट हुए थे, दुनिया में डेवलपमेंट हुए थे, कुछ नई नई डिस्कवरीज हुई थी, जिसके बाद बोहर मॉडल आया था। लेकिन उससे पहले बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन को करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो टॉपिक ख़त्म हुआ है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं पीछे जो एक्सरसाइजेज में हैं, वो मैं करवाऊंगी, जितने आज हो जाएं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ कि अपन एक क्विज लेने वाले हैं। हो सकता है कि इस क्लास के बाद ही हो, तो वो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा। एक क्विज होएगा बढ़िया, नियरली 20 क्वेश्चंस का, जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो लाइव होएगी क्लास, जिसके अंदर आपके नाम ले लेके मैं ना आपसे निकलवाऊंगी, ABCD बताओ, B बताओ, यू मोहम्मद तुम बताओ, जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, क्या नाम है, रमीश तुम बताओ, अभी मुझे पूरे नाम रटे नहीं कहे हैं तुम लोगों के, भूमिका तुम बताओ, अभी मैं पूरे नाम नहीं बता रही बेटा, क्योंकि अभी मैं पूरे रटूंगी आपके नाम, आपसे मिलूंगी भी बेटा मैं। अभी तो लॉकडाउन थोड़ा ईज हो गया है, मैंने कुछ सोचा है ऐसा कि मैं थोड़े थोड़े बच्चों को 2-2 3-3 बुला के मिलूं, तो कम से कम आई वॉन्ट टू नो माई चिल्ड्रन। जब तक मैं अपने बच्चों से इंटरेक्शन नहीं करती मुझे मज़ा ही नहीं आता, तो वी विल डू मैनी थिंग्स। बट ये बता दिया अभी से, आप जितना अभी तक पढ़ा है, आज की क्लास तक जितना पढ़ा है पूरा पढ़ के रख लो, क्योंकि इसके बाद क्विज होने का 99% चांस है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगी। अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन बड़े ही बढ़िया होते हैं, तो अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज घबराना नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत होती है, मुझे पता है, कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स से फोबिया होता है, उनकी जान निकलती है न्यूमेरिकल से। 10 में तो न्यूमेरिकल पढ़ा ही नहीं, 9th में थोड़े से मॉल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल थे, उसमें जान निकलती थी। नहीं निकालो जान, नहीं निकालो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो न्यूमेरिकल्स फरफर आपको आना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन पीछे से दे रही हूँ, क्योंकि साथ साथ में जो जो टॉपिक खत्म हो जाएगा ना अपन उसके क्वेश्चन करते जाएंगे, तो बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी का, पेज 65 पे, पेज 65 है एनसीईआरटी का, ठीक है। उस पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, वो सभी बच्चों के लिए है भाई। एनसीईआरटी के तो दुनिया का हर बच्चा इंडिया में पढ़ता है। उसमें ए और बी है, ए अभी कर रहे हैं। ए लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which will together calculate the number of electrons which will together weigh 1 gram। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और एक बात मैं अभी से बता दूं, एक्चुअली क्या होता है, जब क्लास में अपन इंटरेक्शन होता है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया, तो हो सकता है कि 10 बच्चे बैठे हैं, 10 में से एक ने बहुत जल्दी कर लिया और दूसरा बच्चे से नहीं बन रहा, तो वो एकदम से बस उसका मोरल डाउन होने लगता है, अरे यार मैं तो ऐसा ही हूँ। बेटा तुम सब बहुत अच्छे हो, कोई बुरा नहीं है। अमीना मैडम का बच्चा बुरा हो ही नहीं सकता। मैं रीजन बता रही हूँ, मैं इतने क्वेश्चन करवाती हूँ कि बच्चे, इतने क्विजेज, इतने ऑब्जेक्टिव हर चीज देती हूँ कि एवरेज और बिलो एवरेज भी अगर कोई है जिसको मतलब मुश्किल लग रहा है, उसको भी करना आ जाएगा। बट कहा है मैंने, सुनोगे ध्यान से, पूरा कंसंट्रेशन से समझोगे जो मैं समझा रही हूँ, और रिवाइज करोगे जो जो मैंने पढ़ाया है। अभी मैंने बच्चा पढ़ा है, लेकिन मैं क्विज दे रही हूँ 20 क्वेश्चंस का। ये भी पूरा लेक्चर, हर लेक्चर को रिवाइज करोगे, जब मैं कह सकती हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो। वरना तुम ये देखकर उधर पटक दी कॉपी, वो मेरा बच्चा नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? समझो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई भी क्वेश्चन का सबसे बढ़िया मेथड उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। हिंदी में बता रहा है, कह रहा है 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल हिंदी यूज करा करो, हम तो हिंदी ही यूज करेंगे, हम नहीं करेंगे इंग्लिश, हम इंग्लैंड के नहीं हैं,
हम यूके के नहीं हैं, हम यूएसए के नहीं हैं, हम हैं इंडियन, तो हम यूज़ करेंगे हिंदी ताकि हम समझ पाएँ। समझ गए मेरी? ये पक्का मैं ट्रिक बता रही हूँ। ये कोई भी क्वेश्चन को जब इंग्लिश में आना उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर बेटा, तो जिससे बन जाएगा। तो कैलकुलेट, निकालो, क्या निकालो? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें? 1 ग्राम में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, यहाँ मास लगा दो, है ना, ऐसा अपन कर रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के वहाँ x लगा दो, हमें पता नहीं है, ये चीज़ हमें निकालना है, और मास कितने में निकालना है? 1 ग्राम। लेकिन आपके मैथ्स के टीचर ने बहुत छोटी क्लासेस में, मिडिल क्लास में बताया था, कोई भी अननोन क्वांटिटी जब तुम्हें निकालना है तो तुम्हारे पास 3 दिख रहा है, 3 नॉन क्वांटिटीज होना जरूरी है, नहीं तो नहीं निकलेगी अननोन क्वांटिटी। एक बहुत बढ़िया मैंने एक चीज दी थी और उस दिन कहा था कि सारे चार्जेस और मास इलेक्ट्रॉन के रट ले बेटा। किस बच्चे को याद है इलेक्ट्रॉन का मास? जो बच्चा मुझे बता देगा मजा आ जाएगा। जल्दी कमेंट में चाहिए मुझे, लिखो। पावर नहीं लिखते बन रहा है तो अलग से लिख दो, लेकिन लिख के बताओ जल्दी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में और ग्राम में। केजी में याद कर ली तो ग्राम में। जल्दी फटाफट, हरी अप। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg दिया था मैंने, लिखना सही, वेरी गुड। क्या लिख रहे हैं आप? 9.1, शाबाश, इंटू 10⁻⁻31 kg। और किलोग्राम और ग्राम में कितना फर्क होता है? 1000 का। तो अगर ग्राम में लेंगे तो कितना बोला था? 28। ये नॉलेज हमारे पास पहले से होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? न्यूमेरिकल हो हमें तो नहीं बन रहा। अरे क्यों बनेगा? जब तुम्हें नॉलेज ही पुरानी नहीं है तो कहाँ से बनेगा? तुम्हें जिस बच्चे को ये नॉलेज है, जिस बच्चा, क्या कहा मैंने? अमीना मैडम का बच्चा। क्यों कहा? क्योंकि अमीना मैडम का बच्चा सुनेगा उनकी बात। मास ये लिखवाया था, पूरा टेबल बनवाया था, और 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में ले रहे हैं। केजी हो तो 31 kg ले रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है तुम्हें, तो तुम्हारे पास दोनों नॉन क्वांटिटीज पता है तो तुम कर लोगे, लेकिन ये दिमाग चलना है कि ये यूज करना है। तो 1 ग्राम के नीचे ग्राम, कितना ग्राम? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये कितने इलेक्ट्रॉन का मास है? एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। समझ आ रही है बात? ये कितने जैसे क्वेश्चन 9th क्लास में करते थे। 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कैंची याद है? कैंची, ये कैंची, क्रिस क्रॉस, सबको याद होगा ये बात। क्रिस क्रॉस कोई नहीं भूल सकता क्योंकि बहुत करते थे। क्या होता है क्रिस क्रॉस? ये क्रिस क्रॉस, कैंची, सीजर। क्या मतलब? ये कैंची, सीजर, क्रिस क्रॉस कहाँ से आ गए भाई? केमिस्ट्री पढ़ रहा है कि क्रिस क्रॉस कर रहे हैं क्या? हम टेलर के दुकान पे बैठे हैं कि क्रिस क्रॉस करने लगे, कैंची लगाने लगे? नहीं। क्या कहता है ये क्रिस क्रॉस? जो अननोन है एक्स, जहां पर क्रॉस गया वो चीज कहां आएगी? डेनोमिनेटर में, और बाकी जो दोनों चीजें हैं वो कहां आएंगी? ऊपर। तो अब हमें क्या चाहिए? तुम्हें निकालना क्या है? ये x क्या है तुम्हारा? x इक्वल टू 1 इंटू 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻28। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन्स। काय के नंबर निकाले हैं तुमने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आई बात? जल्दी लिखो तेज। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में। अब जैसे इसको तुम्हें किसी बच्चे को इसको शॉर्ट करना है, कोई बच्चा परेशान हो रहा है कि यार मुझे शॉर्ट करना नहीं आता, मैं तो बहुत परेशान होता हूँ। अरे नहीं हो यार परेशान, क्यों होते हो परेशान? काहे की परेशानी? क्या मैथ्स नहीं आता कुछ भी? अरे सब आता है भाई। 10⁻⁻28 ऊपर कैसे चला जाएगा? 10⁻+28 से। कोई कहे कि भाई मुझे ये 9.1 भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं पसंद मुझे ये सब पॉइंट, तो 91 कर ले, ये वरना नहीं करो। तो इसका आंसर मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो तो तुम करके देख लोगे। तुम अगर इसको 91 कर दो तो ये डेसिमल एक उधर ले जाओगे, है ना? अगर डेसिमल आप एक उधर ले जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? डेसिमल उधर जाता है तो ये कम हो जाता है, तो 10⁻⁻27 हो गया। तो ऊपर कैसे चला गया? 10⁻27 से प्लस चला गया। 1/91 जब डिवाइड करोगे तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, अभी नहीं करो क्योंकि टाइम जाएगा अभी। इसका आंसर आएगा 1.08 इंटू, और करके जरूर देखना, प्लस नहीं लगाओ, प्लस तो जब लगाते हैं नेगेटिव लगाते हैं, प्लस तो ही लगाते हैं। ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।
किसके अंदर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा? दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट 1 ग्राम। 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन, क्योंकि तुम कंफ्यूज होने लगोगे और डरने लगोगे। डरना नहीं प्लीज, जो डरा वो मरा। डरना तो है ही नहीं, हमें तो फेस करना है, हमें सब कुछ करना है। एक क्वेश्चन सिंपल है, पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस का। ए पार्ट कह रहा है कि 1 ग्राम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिस बच्चे को ये पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, है ना? तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बस 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फिर मैंने क्रिस क्रॉस इतना बढ़िया समझा दिया कि जो चीज़ अननोन के नीचे आती है वो डिनोमिनेटर में आएगी, जो उसके क्रॉस में आती है बाकी दोनों चीज़ें ऊपर। अब ये नहीं कह देना यार ये केमिस्ट्री नहीं है, मेहरबानी करके। अब ये नहीं आ रहा तो ये नहीं कहना कि अमीना मैडम ये क्या हुआ। अरे कुछ नहीं, डिवाइड करो यार, 1/9.1 करो और पावर को ऊपर ले जाओगे तो प्लस से चला जाएगा, खत्म बात। क्लियर? अब जैसे आप बातें बनाते हैं लोग, मैं तो जैसे कुछ एडमिशन ऐसे आते हैं कि हमें बस IIT JEE करना है, हमें तो बस मेडिकल करना है। करना सब कुछ है सबको, हर इंसान को, इंडिया के हर बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंडिया के हर बच्चे को इंजीनियर बनना है। लेकिन इंडिया के बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, अमीना मैडम के बच्चे को ये मालूम होना चाहिए, ये तो बच्चा क्वेश्चन है, हजारों एक चैप्टर के जब क्वेश्चन बच्चा खुद लगा लेता है, जब जाके उसे कॉन्फिडेंस लेवल आता है। खाली बस छोटा मोटा पढ़ लिया बगैर क्वेश्चन लगाए कोई फायदा नहीं। जितना टीचर देता है उससे डबल बच्चा खुद लगाता है, जिसके अंदर जुनून होता है कि मुझे कुछ करना है आगे। समझ आ रही है बात? तो क्वेश्चन डालो जल्दी, आंसर पूरा फिनिश करो फटाफट वाला। सेकंड बी पार्ट इसका है, बी पार्ट लिख रहे हैं अपन इस क्वेश्चन का। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज of 1 mole of electrons. B part. Calculate the mass and charge of 1 mole of electron. This is B part we have to solve now. Calculate the mass and charge of 1 mole of electrons. Again a very good question. Calculate the mass, underline, and charge, underline, of 1 mole, underline, of electrons. ओके माय डियर, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज पता होना चाहिए जो कि 9 से पता है, अभी फिर से दोहरा रही हूं मैं। किसी भी चीज के 1 डजन में 2 पार्टिकल होते हैं क्या नहीं? 1 डजन भाई हमें सॉक्स दे दो, 2 पार्टिकल डजन, डजन में 2 होते हैं। पेयर में कितने होते हैं? फिर पेयर में कितने होते हैं? 2। डजन में कितने होते हैं? किलो में कितने होते हैं? पाउंड में कितने होते हैं? बस ऐसी एक मोल चीज। क्या है मोल? मोल एक यूनिट है जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, चेयर भी हो सकती हैं, रुपीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो नंबर अगर भूल गए हो लास्ट ईयर जो 9th में पढ़ा था तो फिर से लिख लो पहले कॉपी में। 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं क्योंकि अपन की डीलिंग इलेक्ट्रॉन से चल रही है, तो सब लोग जल्दी से लिखेंगे कि 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्वेश्चन बिल्कुल ए टाइप का बन गया। जिस बच्चे को ये आता है उसके लिए क्वेश्चन एक टाइप का बन गया, बिल्कुल ए जो अभी करा है तुमने। क्या मांग रहा है वो? पहले चार्ज छोड़ो, पहले मास देखो। वो कह रहा है तुमसे मांग क्या रहा है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास मांग रहा है। 1 मोल मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास मांग रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास है तुम्हारे पास कि नहीं? तो इतने इलेक्ट्रॉन का भी निकल जाएगा भाई, सही कि नहीं? देखो 1 इलेक्ट्रॉन का ऐसे कर लो, मास कितना है अभी फिर याद कर लिया। ग्राम में कर लो, तुम चाहो तो ग्राम में कर लो, तुम चाहो तो केजी में कर लो, तुम्हें जिसमें करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि यूनिट स्पेसिफाई नहीं करी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम।
हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास मांगा है उसने? 1 मोल। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का मास मांगा है हमसे। है आसान क्वेश्चन। जो बच्चा ए समझ गया वो 100% बी समझेगा, क्योंकि और जिस बच्चे को ये पता है कि 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स है वो 100% करेगा। तो 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का मास ये रटा हुआ है हमें इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा? लेट अस यूज आवर क्रिस क्रॉस मेथड एज वी यू नो। तो हमें ये चाहिए x चाहिए। x क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। समझ गए बेटा? अब एक ट्रिक दे रही है छोटी सी, जिससे तुम घबराओ नहीं। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत घबरा जाते हैं। 9.1 नहीं लो, तुम 9 ले लो, चल जाएगा, सही आएगा आंसर। 6.023 नहीं लो, तुम 6 ले लो बस, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। जो तेज बच्चे होते हैं वो यही करते हैं, और दूसरा बच्चा कहता है यार इसने जल्दी कैसे कर लिया? कोई जल्दी नहीं है, ऐसे ही कराए। 9 6 द 54 10⁻⁻28 और 23 कितना है? 23 में से 28 करो 5, मतलब +5, तो आंसर फटाफट आ जाएगा हमारा। तो इसका आंसर मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ तुम्हें कितना है, वो है आपका मैं बता रही हूँ आपको। ये आंसर अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप निकाल लेना, अपने आप कर लेना इसका। और एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, वो आपको खुद करना है। अगली क्लास में तो टाइम बहुत हो गया, चार्ज आप निकालेंगे। अगली क्लास में सबसे पहले आपसे पूछने वाली हूँ कि चार्ज आप ये होमवर्क है करके बताएंगे मुझे। थोड़े से क्वेश्चन और कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, और फिर क्विज भी होएगा। तो जब तक के लिए लाइक करो वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों से, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो और बढ़िया डीएससी टीम के साथ जुड़ जाओ। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस। एंजॉय केमिस्ट्री। बाय बाय।